हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, हम कक्षा 10 राजीव प्रकाशन गणित के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला वास्तविक संख्या रियल नंबर और दूसरा बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, आज से शुरुआत करने वाले हैं नए चैप्टर की। आप जैसा कि बोर्ड में देख रहे होंगे, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तक बहुपद पढ़े हैं, अब हम समीकरण को पढ़ेंगे। लेकिन इसमें चर कितने होंगे? 2। ठीक है, कैसे? यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण a1 x, देखिए यहाँ पे x दिख रहा है, और b1 y, यहाँ y दिख रहा है। ये c1 क्या है? अचर पद है। ठीक है, अचर पद यानी कोई गिनती है, लेकिन यहाँ पे x और यहाँ पे y दिख रहा है, तो दो चर माने जाएंगे। ठीक है, इन्हीं को हम चर कहते हैं, x और y को। यानी ABCD कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे t हो सकता है, यस हो सकता है, यस टी भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि XY ही है। ठीक है, लेकिन उदाहरण के लिए XY मान लिया। बराबर 0, क्योंकि समीकरण है तो बराबर 0 होगा। ठीक है, अगर ये बराबर 0 ना होता तो हम इसको पॉलिनोमियल नाम देते, बहुपद, दो बहुपद नाम हो जाता। अच्छा, दो चरों वाला बहुपद हो जाता। यहाँ पे a2x और प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है? 0 के है। ठीक है, के रूप में हो तो निम्न स्थितियां बनती हैं। 3 स्थितियां बनती हैं अगर दो हमारे चर वाले रैखिक समीकरण हैं। कैसे? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। दूसरी है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसके बाद तीसरी है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अच्छा, ये स्थितियां कब काम में आएंगी? हमें सवाल में दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें दे देगा, तो फिर हमें पूछेगा कि संगत हैं कि असंगत हैं, इसके कितने हल होंगे, एक होगा कि नहीं होंगे, कि अनेक हल होंगे। ऐसे हमसे पूछता है ये कि इसका हल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखिए, इन्हीं स्थितियों को जानेंगे, ताकि जब हम चैप्टर प्रश्नावली शुरुआत करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। कोई भी चैप्टर होता है तो उस चैप्टर की पहले हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम 2 मिनट आपका वक्त लिए हैं, क्योंकि चैप्टर नया था। आप धैर्य के साथ आप देखिए, थोड़ा सा टाइम वक्त लेंगे। वैसे भी अन्य वीडियो में हम वक्त आप लोगों का नहीं लेते हैं, ना तो कोई लेक्चरबाजी करते हैं। ठीक है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, आप लोगों का टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर यहाँ पर क्या दिया है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है। ठीक है, अच्छा, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है, तो यहाँ पे जो होगा इसके ये देखना पड़ता है कि कितने हल होंगे। तो अच्छा, यहाँ पे अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक। क्या होगा? केवल एक हल होंगे। अच्छा, इसके कितने हल होंगे? तो इनके बच्चों अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे? तो इसके कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल होने वाला नहीं है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये तो आ गया, कोई हल नहीं होगा। और इसके संगत में अभी क्या है? अद्वितीय हल कब होते हैं? जब रेखाएं जो होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तब कोई भी अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जब अनेक हल होंगे तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। और यहां पर जब कोई हल नहीं होगा तो समांतर रेखाएं होंगी।
तमाम ऐसे बच्चे होंगे कि सर ये क्या आप समांतर संपाती और प्रतिच्छेदी लगा के रखें। बच्चों जैसे दो रेखाएं हैं, एक का नाम एल रख दिया और दूसरी का नाम क्या रख दिया, एम रख देते हैं। एक यल हो गई और एक यम हो गई, दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी हैं। दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं, इसलिए एक बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए इसका एक केवल एक हल होगा। ठीक है, अद्वितीय को एक भी कहते हैं। संपाती, संपाती का मतलब ये होता है कि एक रेखा यल है और इसी के ऊपर जस्ट बिल्कुल इसी में समाहित हो जाए, हमें देखने में लगे कि एक ही रेखा है लेकिन उसी के ऊपर एक दूसरी रेखा भी चढ़ी हुई है, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा एम भी चढ़ी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर ही बिल्कुल एक रेखा और है, ऐसी रेखा को हम कहते हैं संपाती रेखा। ठीक है, अच्छा बच्चों समांतर रेखाएं, जैसे ये एल रेखा हो गई, एल रेखा हो गई और इसी के जस्ट समांतर एम रेखा होती है, मतलब बिल्कुल समान अंतर पर, चाहे हम यहाँ से नापें, चाहे यहाँ से नापें, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, ये अनंत तक जा सकती हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकती। इधर भी अनंत से आई होंगी लेकिन कभी मिल नहीं सकती। ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ट्रेन की दोनों पटरियां कभी आपस में नहीं मिलती, जैसे नदी के दोनों किनारे आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं बच्चों। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग समांतर। जैसे खेत की जो दो मेड़ें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अगर एक तिरछी है एक इधर को है तो समांतर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समान अंतर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बच्चों ये समझ में आ गया सभी के। तो अब यहाँ पे ये भी एक पूछता है कि ये संगत होगा कि असंगत होगा। अच्छा, तो संगत और असंगत भी इसी में समझ लेते हैं बच्चों। ये सारणी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सारणी है बच्चों, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, इससे बहुत ढेर सारे आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या अभी हम बताने वाले थे, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, अद्वितीय हल हो गया। अच्छा, युग्म, इसके जो दोनों युग्म होंगे ये, तो ये युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे कि असंगत होंगे, तो ये संगत युग्म होगा। क्या होगा, संगत युग्म होगा। ये भी क्या होगा, संगत युग्म। जिनका हल होगा वो संगत होंगे और जिनका कोई हल नहीं होगा वो असंगत हो जाएंगे। ठीक है, जिनका कोई हल ही नहीं है तो असंगत तो है, असंगत युग्म कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सारणी है बच्चों, इसको गौर करके लिख लीजिएगा और इसको माइंड में अपने सेव कर लीजिएगा। अगर ये सारणी याद है, इससे 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है संगत असंगत से, और इसके हल होंगे कि नहीं होंगे। अगर हल है तो हल कीजिए, अगर नहीं हल है, संगत नहीं है तो नहीं हल करना है, और उसमें आपको अगर नॉलेज नहीं है तो वो असंगत है और आप हल किए पड़े हैं तो कहाँ से हल होगा, नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर दो चर रैखिक समीकरण के दो युगपथ हैं, ठीक है, दो युग्म हैं, तो उनकी हल करने की वैसे तीन विधि हो गई, विलोपन, एक हो गई प्रतिस्थापन। ठीक है, एक वज्र गुणनखंड विधि आती है, लेकिन वज्र गुणनखंड विधि अब बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछता है, लेकिन प्रतिस्थापन और विलोपन मस्ट है, दोनों बहुत अनिवार्य है, विलोपन और प्रतिस्थापन। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे यदि यदि दो चर रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण के दो युग्म हों, कितने युग्म हों, दो युग्म हों, तो हल करने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, मुख्य रूप से दो विधियां हैं। एक तीसरी विधि भी है, वो अभी अभी बताया हमने, वज्र, लेकिन मुख्य रूप से आपको पढ़ना क्या क्या है, प्रतिस्थापन विधि। वज्र को भी हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वज्र प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है
विलोपन विधि। ठीक है। और तीसरा आपका आ जाता है वज्र गुणनखंड विधि। तीसरा, ठीक है। वैसे इम्पोर्टेंट दोनों ही हैं। वज्र बहुत कम पूछता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है। ये 3 विधियां हैं। अब ये 3 विधियों को देखिए, फर्स्ट जो प्रश्नावली 3.1 होगा तो इस बेस से होगा, और जब सेकंड वाली पढ़ेंगे तो प्रतिस्थापन और विलोपन से लगना चालू हो जाएगी। ठीक है। फर्स्ट प्रश्नावली में इनका भी काम नहीं है, इसलिए हम अब ये इतना बेसिक है इसका। जैसे जैसे और कुछ आता है तो बीच में हम समझाते जाते हैं। इसका इतना ही बेसिक है। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है। हाय गाइस, कैसे हैं? देखिए, आज हम फिर नए चैप्टर के साथ आपको नए वीडियो के साथ चले हैं। देखिए, आपको अध्याय 3 दो चर रैखिक वाले समीकरण दिख रहे होंगे, और प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्नावली 3.1 का। ठीक है। इसके पहले हम बेसिक बता चुके हैं, सारे फार्मूले बता चुके हैं, कैसे हम इसको संगत असंगत और असंगत कैसे ज्ञात करते हैं, किसके कितने हल होंगे, ये हम पहले कर चुके हैं। और उस नियम को अब इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। ठीक है। जो वहाँ पे समझ में ना आया हो तो इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। सिद्ध करें कि c का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय cx प्लस 3y बराबर c माइनस 3 है। 12x प्लस cy बराबर c के अंततः अनेक हल होते हैं। अच्छा, ये दोनों जो आपको समीकरण दिए गए हैं तो इनके क्या है, अनेक हल होते हैं। इस मान को ज्ञात करें। यानी c का एक ऐसा मान है जो यहाँ पे अज्ञात है। ठीक है। जिसके लिए अनेक हल होते हैं। अगर यहाँ पे c का मान हमें पता चल जाए और रख दें तो ये जो दोनों समीकरण होंगे इनके अनेक हल हो जाएंगे। अनेक हल होंगे का मतलब कौन सी स्थिति में जब पहुँचेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस स्थिति में जाकर के पहुँच जाएगा। ठीक है। तो देखिए, हल होने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें समीकरण क्या दिया है, cx प्लस 3y बराबर c माइनस 3। ठीक है। और दूसरा समीकरण, ये फर्स्ट समीकरण हो गया। दूसरा क्या दिया गया है, 12x प्लस सी वाई इक्वल टू सी के बराबर दिया है। सेकेंड इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अगर हम इनकी तुलना इससे करा दें, a1x प्लस b1y प्लस c1 या बराबर c1 कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे a2x प्लस b2y बराबर c2 के कह सकते हैं। अगर देखा जाए यहाँ से कंपेयर कराई, x है तो x है, a1 का मान क्या है, यहाँ c है। ठीक है बच्चों, a1 का मान क्या हो गया, c हो गया। यहाँ पे देखिए y है, यहाँ भी y है। अब b1 है तो यहाँ क्या है, b1 है। अर्थात ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया आपका पूरा c1। ठीक है। तो b1 का मान क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। c1 का मान क्या रख सकते हैं, ये पूरा आएगा c माइनस 3। अच्छा, यहाँ पे a2 देखिए x है, a2 का मान क्या है, 12, तो यहाँ a2 हो गया। अब देखिए b2 की जगह में ये है b2 और ये है c2। ओके, तो a2 का मान क्या है बच्चों, यहाँ से देखिए 12 है। b2 का मान क्या है बच्चों, c है। y को हटा दीजिए, इससे कंपेयर करिए, b2 का मान c निकल आया। c2 का मान बच्चों c है। अच्छा, अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे, अंततः अनेक हल होते हैं अगर c का मान पता चल जाए। तो अनेक हल होने की स्थिति में, अनेक हल होने की स्थिति में क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। अच्छा, a1 का मान क्या है, यहाँ पे रख दीजिए c बटा a2 का मान क्या है, 12 बराबर रखिए b1 का मान 3 रख दीजिए। b2 का मान क्या है, c बराबर c1 का मान c माइनस 3 और बटा c2 का मान c है।
देखिए ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, चाहे आप ये दोनों जोड़ा ले लीजिए, चाहे इस जोड़े को ले लीजिए, चाहे पहला और तीसरा जोड़ा ले लीजिए, कोई दो जोड़ा ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपस में ये क्या है, तीनों बराबर हैं। अगर हम ये जोड़ा खाली लेते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे सी का सी में गुणा कराइए तिरछा, सी का सी में होगा तो सी स्क्वायर बनेगा और 12 का 3 में होगा तो 36 आएगा। अब इधर का स्क्वायर जब हटा करता है तो इधर लग जाता है अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 6। ये आपका इस प्रकार से आंसर आ जाता है। अगर आपको ये जोड़ा नहीं लेना, ये लेना है, ठीक है, आंसर तो ये आ गया, लेकिन मान लीजिए आपको ये जोड़ा नहीं लेना, इसको लेना है, तो भी वही आंसर आएगा। देखिएगा 3/c बराबर c माइनस 3/c, c का गुणा 3 में कराइए तो 3c, और c का इसमें कराइए तो c स्क्वायर माइनस c का 3 में कराइए तो 3c। 3c को इधर ले आइए, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 3c पहले से ये आएगा तो प्लस का बन जाएगा 3c बराबर सी स्क्वायर। 3 कितना हो गया, 6c बराबर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, c गुणे c है होता है, तो एक c से एक c कैंसिल हो गया, c बराबर कितना आ गया, 6 के। ये देखिए, चाहे जैसे कर लीजिए, चाहे इस जोड़े को ले लीजिए, चाहे इस जोड़े को, चाहे इसको ले लीजिए, ठीक है। अब आप इसको लेकर के हल कर लीजिएगा, प्रूव कर लीजिएगा। एक ही प्रूव करना है बच्चों, ये नहीं कि आप यहाँ ये भी लगा लें और ये भी लगा लें, इनमें से ये कर लीजिएगा और चाहे ये कर लीजिएगा। अगर इसको करना है तो ये मत करिएगा, ठीक है। लगा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चों, देखिए थोड़ा सा वो सी नहीं दिख रहा था, सी का मान 6, अब क्लियर है, ठीक है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखिए अब हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात करना है, तुलना करवाना है, ठीक है। और ज्ञात करना है निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। इनमें से चेक करना है हमें कि प्रतिच्छेदित है कि समांतर है कि संपाती है। देखिए किससे तुलना कराना है, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 से। अच्छा, ये अगर हम यहाँ पे समीकरण इससे तुलना करा दें, डायरेक्ट हल देख रहे हैं, ठीक है। अगर A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से ले लें और यहाँ पे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से कर देते हैं, तो देखिए समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। अगर A1 की तुलना इससे कराएं तो देखिए यहाँ x है, यहाँ x है। A1 की जगह में क्या नज़र आ रहा है, 5, तो A1 बराबर 5 हो गया। B1 बराबर देखिए यहाँ पर क्या है, ये y है, ये y है। B1 का मान क्या है, -4, -4 रख देते हैं। C1 बराबर, C1 यहाँ है, C1 यहाँ देखिए 8 है, प्लस का है, ठीक है। इसी प्रकार से इस समीकरण से कराइए तुलना। x ये है, x ये है। A2 की जगह में क्या नज़र आ रहा है, 7, तो A2 बराबर 7 हो गया। B2 की जगह में क्या नज़र आ रहा है, देखिए y है, ये y है। B2 की जगह में क्या नज़र आ रहा है, 6 आ रहा है, तो B2 6 हो गया। C2 बराबर क्या आ रहा है, C2 बराबर देखिए 9 दिख रहा है, तो माइनस का 9 आ गया। अच्छा, किससे तुलना कराना है, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। अच्छा चेक करते हैं, देखिए अगर A1 बटा A2 सबसे पहले बराबर रखिए सबको, A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2 से तुलना करने पर A1 का मान क्या है, यहाँ पे देखिए 5 है, बटा A2 का मान क्या है, 7 है, बराबर लगाइए। B1 का मान क्या है, -4 है, और B2 का मान क्या है, यहाँ पे 6 है, और बराबर लगाइए। C1 का मान 8 है बटा 9 है। क्या ये दोनों अभी सरल हो रहे हैं, कट रहे हैं क्या किसी से? 5/7 तो किसी से नहीं कटता, ये 2 से कट रहा है, 2 से काट दीजिए, -2/3 आ गया, इसको काट दीजिए, नहीं कट रहा क्योंकि ऊपर सम संख्या नीचे विषम संख्या, नहीं कटता है, तो ये यहीं पे बराबर नहीं आ रहे हैं। तीसरे की बात छोड़िए, ये यहीं बराबर नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 5/7 और -2/3 और 8/9, अर्थात नॉट इक्वल है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, इससे हम तुलना करा के क्या कह सकते हैं कि A1 बटा A2
नॉट इक्वल B1 बटा B2। जब शुरू में ही बराबर नहीं है तो हमें तीसरे की बात ही नहीं करना है। तो A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 रेखाएं क्या होती हैं बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये हो गया पहला नंबर। ये आपका पहला नंबर सॉल्व हो गया। अभी इसी क्वेश्चन का सेकंड नंबर भी है। ठीक है बच्चों, अभी आप वीडियो पर बने रहिए, आपको सेकंड नंबर। अच्छा बच्चों, इसका सेकंड नंबर देखिए क्या है। सेकंड नंबर क्या दिया है? सेकंड नंबर दिया गया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 के, समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे 18x प्लस 6y और प्लस 24 दिया गया बराबर 0 के, समीकरण सेकंड कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, हम बार बार उसी को तुलना करते हैं। A1 9, A1 यानी ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, यहीं दिखा सकते हैं ना। ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, ये C2 हो गया। अच्छा, तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं क्या? बहुत ही शार्ट चल रहे हैं। अगर आपको रखना है तो A1 बराबर 9 रख लीजिए, B1 बराबर 3 रख लीजिए, C1 बराबर आप 12 रख लीजिए। ये देखिए यहाँ से A2 18, B2 6 और C2 24। A2 बराबर 18 हो गया, B2 बराबर बच्चों 6 हो गया और C2 बराबर क्या हो गया? 24 हो गया। अच्छा, अब इससे तुलना कराते हैं तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। अच्छा रखिए, A1 का मान 9 है बटा 18 है बराबर B1 का मान कितना है? 3 है बटा 6 है बराबर 12 बटा 24 है। काट दीजिए इसको, 9 का नम 9, 9 दूना 18, 3 का नम 3, 3 दूना 6, 12 का नम 12, 12 दूना 24। सब में 1/2 1/2 आ रहा है। 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो तो रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं आपकी समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती होंगी। इस प्रकार से सेकंड नंबर को भी हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम थर्ड नंबर में। ठीक है, देखिए बच्चों, अब आते हैं तीसरे नंबर में। इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट पे क्या दिया है? थर्ड पार्ट है 6x माइनस का 3y प्लस 10 बराबर 0 के, समीकरण 1 हो गया। फिर इसके बाद दूसरा क्या दिया है? 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के, समीकरण सेकंड हो गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्या ध्यान देते हैं? यहाँ पे देखिए डायरेक्टली A1 का मान है, ये B1 का है, एक्स वाई छोड़ दिया करिए, बाकी A1 B1 है और ये C1 है। यहाँ पे A2 है, ये यहाँ पे 1 माना जाता है तो ये B2 हो गया प्लस C2 हो गया। A1 का मान क्या है? कितना दिया है? 6। B1 का मान कितना दिया है बच्चों? माइनस का 3 दिया है, चिन्ह सहित लेना होता है। C1 बराबर 10 लीजिए। A2 का मान क्या है बच्चों? 2 है और B2 का मान बच्चों माइनस का 1 माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 नहीं है तो 1 माना जाता है। C2 बराबर 9 दे दिया। अच्छा, कंपेयर कराते हैं A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है बच्चों, इसको अब कंपेयर कराइए। A1 बटा A2 यानी 6 बटा 2 रख दीजिए, बराबर लगाइए। B1 क्या है? -3 बटा -1 रख दीजिए, बराबर C1 का मान क्या है? 10 बटा 9। ओके, ये माइनस माइनस उड़ा दीजिए। 1 का भाग 3 में 2 दिया 3, यानी ये आ गया 3 बराबर 10 बटा 9। ये नहीं कटेगा, अर्थात ये क्या आ गया? A1 बटा A2 A1 बटा A1 बटा A2, ये देखिए बटा 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल है ना, ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है तो C1 बटा C2। जब ये पोजीशन होती है तो रेखाएं क्या होती हैं? रेखाएं बच्चों क्या होती हैं? समांतर। क्या होंगी? समांतर होती हैं और इनका कोई हल नहीं होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों।
और इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर बच्चों वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और वीडियो को स्किप मत करें, ठीक है। पूरी तरह देखें, जब भी वीडियो देखें फुर्सत में देखें, चाहे एक दिन बाद देखिए लेकिन फुर्सत में देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, जब आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2 मिनट 1 सेकंड खिसका देते हैं तो कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ओके।